बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को डिस्कस करना है बाय द रूट्स, और फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स को डिस्कस करना है एपिडर्मस से जो हमारे जाइलम सेल्स हैं उन तक। लेकिन इस टॉपिक को सुनने से पहले आप लोगों ने प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स हैं वो लाजमी सुन लेने के, क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स हैं जो पहले से ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी हैं। अच्छा, सबसे पहले जब जिस वक्त हम मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स की बात करते हैं तो पहले एक बात याद रखेंगे, प्लांट को जितनी भी चीज़ें चाहिए वो प्लांट इन चीज़ों से अपनी बना लेता है। मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। अब मिनरल और H2O सॉइल से मिलते हैं और CO2 और सनलाइट ये एटमॉस्फेयर यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्लांट को मिल रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन पे होगा, क्योंकि H2O की जो एब्जॉर्प्शन है या उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली है। अच्छा, सबसे पहले जिस वक्त हम बात करते हैं अपटेक मैकेनिज्म की कि सॉइल से मिनरल्स एपिडर्मस सेल में कैसे दाखिल होते हैं, क्योंकि अपटेक का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल है उससे चीज़ों का एपिडर्मल सेल के अंदर इंटर होना, ये अपटेक कहलाता है। और हम ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो प्लांट की सेल वॉल है ये फुली परमिएबल है, वाटर के लिए भी और मिनरल्स के लिए भी, दोनों के लिए फुली परमिएबल है। तो इस वजह से जिस वक्त पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और पानी सॉइल के अंदर इंटर होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो पानी में डिज़ोल्व होती हैं वो भी पानी के साथ सेल वॉल के अंदर इंटर हो जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो उनके लिए फिर दूसरे मैकेनिज्म फिर इस्तेमाल होते हैं, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और काफ़ी सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो डिफ्यूजन के ज़रिए से जो एपिडर्मल सेल्स के अंदर इंटर होते हैं। अब ये प्रोसेस है क्या, यानी यहाँ आप लोगों ने याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स वो वाटर में डिजॉल्व शक्ल में और बल्क की शक्ल में वो इंटर हो रहे होते हैं। जैसे पानी पेनिट्रेट कर रहे होते हैं रूट्स के अंदर, तो साथ के साथ वो मिनरल भी पानी के साथ पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से इंटर हो रही होती है। अच्छा, एक MCQs के हवाले से बात याद रखेंगे कि जब भी सॉइल के अंदर चाहे मिनरल्स इनऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद हों या ऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद हों, जैसे काफ़ी सारे हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैनोर वगैरह, जैसे गोबर वगैरह, या बाज़ दफ़ा जो जानवरों के फजलात हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, या गला सड़ा मटेरियल है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। लेकिन आम तौर पे जो एपिडर्मस के सेल्स हैं उनमें जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो किस शक्ल में होगी, इनऑर्गेनिक आयंस की शक्ल में होगी। अब यहाँ ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं इनके बारे में तो समझ आ सकती है, ये ऑलरेडी इनऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद हैं। ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक में कैसे होंगे, तो इट इज़ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। काफ़ी सारे और भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं जो उन ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से प्लांट उस वक्त बेस्ट तरीके से ग्रो करता है जब वो प्लांट के साथ काफ़ी सारे बेनिफिशियल रिलेशनशिप भी सॉइल के अंदर मौजूद हों। अच्छा, एक और अहम बात, सिर्फ वो मिनरल प्लांट के लिए अवेलेबल होंगे जो डिजॉल्व फॉर्म में होंगे, जो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे मिनरल ऐसे हैं जो आयनिक बॉन्ड के ज़रिए से सॉइल पार्टिकल के साथ अटैच होते हैं। और जितने भी मिनरल्स, बेशक सॉइल के अंदर मिनरल्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो सारे के सारे सॉइल पार्टिकल के साथ अटैच होंगे आयनिक बॉन्ड के ज़रिए से या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से, तो वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। यानी जो डिजॉल्व फॉर्म में मिनरल्स हैं वो प्लांट के लिए अवेलेबल हैं, प्लांट उनको इजीली अपटेक कर सकता है। लेकिन जो ऐसे मिनरल्स जो सॉइल के साथ अटैच हैं वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा, सवाल ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें तो पानी के साथ इंटर हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को रूट के अंदर इंटर होने के लिए कुछ खास किस्म के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट फर्दर हमारे पास 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इनका मतलब क्या, पहले तो हम ये पहले वैसे भी बड़ी डिटेल से पढ़ा जा चुका है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा चीज़ लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, ये इसको हम कह सकते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वर्ड उस वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ एक तरफ चीज़ हाई हो, एक तरफ चीज़ लो हो।
लेकिन अगर लो से हाई की तरफ जा रही होती है तो इसको हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। और चीज़ जब भी लो से हाई की तरफ जाएगी उसके लिए हमेशा क्या इस्तेमाल होगी, एटीपी। और एटीपी को बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी एटीपी ज़्यादा होगी, उतने ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाईली सिलेक्टिव होती है। हाईली सिलेक्टिव से क्या मुराद है कि जिस मिनरल के लिए पंप मौजूद होगा, पंप से क्या मुराद है कि मेम्ब्रेन के अंदर कुछ खास किस्म के गेट्स लगे होते, कुछ खास किस्म के पंप लगे होते। गेट के जरिए से हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है और पंप के जरिए से हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि सोडियम पंप, अब सोडियम पंप का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी और चीज़ हमेशा सोडियम जो आयन है वो लो से हाई की तरफ जा रहा होगा और इसमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही। अब सोडियम के लिए अगर पंप लगा हुआ है तो सोडियम तो सेल के अंदर इंटर होगी, लेकिन अगर सपोज कोई ऐसा मिनरल मौजूद है सॉइल के अंदर, उसका पंप मौजूद नहीं है, तो वो कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से सेल में इंटर नहीं होगी। तो जिसका पंप मौजूद होगा वो हमेशा सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से इंटर होगा, चाहे सॉइल में उसकी क्वांटिटी कितनी ही कम क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ तो लो से हाई की तरफ जानी है। अगर बहुत थोड़ी क्वांटिटी भी है लेकिन सेल के पास एटीपी अवेलेबल है, सेल का जो पंप है वो अब कैसे एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो वो उस लो कंसंट्रेशन को भी सेल में पेनिट्रेट करवा देगा। अच्छा, पैसिव में क्या होता है कि हमारे पास चीज हमेशा हाई से लो की तरफ, तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये वो मैकेनिज्म है जो बहुत ज़्यादा मिनरल्स यूटिलाइज करते हैं एपिडर्मिस के अंदर इंटर होने के लिए। जो वाटर है, तो वाटर की जो पेनिट्रेशन के लिए मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है उसमें उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि आम तौर पे एक सेल मेम्ब्रेन से चीज़ गुजरती है, खासतौर पे सॉल्वेंट गुजरता है, और डिफ्यूजन आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं जब सेल मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या मुराद है? जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास सेल की इनर साइड है और ये सेल की आउटर साइड है। एक मिनरल ए है, उसकी क्वांटिटी बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। अब बाहर से अंदर ले जाना ये आसान होता है, यानी हाई से लो की तरफ जाना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ पार्शली परमिएबल, हो सकता है वो ए को गुजरने ना दे, तो फिर यहाँ कुछ खास किस्म के कैरियर लगे होते हैं जो वो कैरियर फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। यानी यहाँ हुआ तो डिफ्यूजन है कि चीज़ हाई से लो की तरफ मूव करके गई है, लेकिन वो जो डिफ्यूजन है वो किसी मददगार के जरिए से हुआ है। तो फैसिलिटेटेड का मतलब क्या है, मदद करना। जैसे हो सकता है मेरे ये जो वीडियो लेक्चर हैं आपको फैसिलिटेट करें बायो को समझने में, या आप कह सकते हैं एक स्टूडेंट है उसकी उस्ताद मदद करता है तो हम कहेंगे उस्ताद ने उस स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया है। तो यहाँ हुआ क्या, हुई डिफ्यूजन है लेकिन किसी मददगार या कैरियर के जरिए से हुई है, इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन वो होता है जिसमें कोई रुकावट नहीं होती, चीज़ डायरेक्टली हाई से लो की तरफ जा रही होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक रुकावट आ जाती है, तो उस रुकावट को क्रॉस करने के लिए किसी न किसी कैरियर की या गेट की ज़रूरत पड़ती, किसी न किसी कैरियर की या गेट की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि गेट का वर्ड आमतौर पे पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहता हूँ सोडियम गेट, अब जो सोडियम आयन है वो आयनिक नेचर होने की वजह से वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, फिर वो सोडियम गेट के जरिए से हाई से लो की तरफ जा रहा होता है। तो कैरियर भी ये सिलेक्टिव प्रोसेस है कि जिसका आमतौर पे कैरियर मौजूद होगा वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, फिर अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं यहाँ, जैसे इनऑर्गेनिक आयंस, ये मेजर फॉर्म है जिसमें सेल अपटेक करता है मिनरल्स को। तो उन इनऑर्गेनिक आयन को उन इनऑर्गेनिक आयन की अपटेक को इम्प्रूव करने के लिए प्लांट कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है जो बड़ी आसानी से प्लांट को वो मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे खास तौर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट के लिए वो नाइट्रोजन है, और आमतौर पे सॉइल में उसकी डेफिशिएंसी ही रहती है। तो इस वजह से इस एलिमेंट को हम कहते हैं स्कार्स एलिमेंट, जो बहुत कम पाया जाए।
तो प्लांट क्या करते हैं, इस एलिमेंट को हासिल करने के लिए काफ़ी सारे बेनिफिशियल रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिज्म को के साथ एस्टेब्लिश करता है। तो उसमें म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिशियल रिलेशनशिप होते हैं, तो दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। जैसे ये दोनों हमने रिलेशनशिप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माइकोराइजी, माइको का मतलब होता है फंजाई, राइजी कहते हैं रूट्स। तो फंजाई और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होगा उसे हम कहते हैं माइकोराइजी। अब फंजाई क्या करता है, फंजाई रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट को फॉस्फोरस और ट्रेस मेटल जैसे जिंक और कॉपर की अपटेक में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, वो प्लांट जिनके साथ फंगल रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा अमाउंट में फॉस्फेट ले रहे होते हैं एज कम्पेयर टू उन प्लांट जिनके पास ये रिलेशनशिप नहीं होता। और ये भी देखने में आया है कि वो प्लांट जिनके साथ फंगल रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में ग्रो करते हैं उन प्लांट की निस्बत जिनके पास ये रिलेशनशिप नहीं होता। तो ये चूंकि इतना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इस वजह से 90% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो ये रिलेशनशिप शो करते हैं। और दूसरा हमारे पास रिलेशनशिप है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अच्छा, बदले में प्लांट क्या देते हैं फंजाई को, फूड और शेल्टर। दूसरा रिलेशनशिप क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट फलीदार पौधे को कहा जाता है, जैसे मटर वगैरह या मूंगफली वगैरह। तो उसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं जिसमें खास किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। अब ये जो राइजोबियम ये क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फिर रही है, हालांकि एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है, इसके बावजूद प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रेट की शक्ल में ना हो, क्योंकि प्लांट आमतौर पर नाइट्रोजन को किस शक्ल में लेता है, वो नाइट्रेट की शक्ल में लेता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्लियर? तो ये सारे वो मैकेनिज्म हैं जिनके जरिए से प्लांट अपटेक कर रहा है, कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से। अच्छा, फिर अगला स्टेप क्या है कि एपिडर्मिस में जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है, मिनरल्स आ जाते हैं, तो वो फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल से गुजरते हुए जाइलम तक पहुंचते हैं। अच्छा, इस सारे रूट में ये सारे मैकेनिज्म इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी डिफियन भी इस्तेमाल हो सकते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मूवमेंट हो रही होती है कि एपिडर्मिस से चीज़ें हाई होती हैं और वो जाइलम की तरफ जा रही होती है। इसमें हाई है, फिर इसमें उससे लो है, उसमें उससे लो है, उससे, तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी चीज़ हाई से लो की तरफ मूव कर रही होती है। हाँ, बाद जगह जाहिर बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल हो सकती है और फैसिलिटेटेड डिफियन भी इस्तेमाल हो सकती है अगर कहीं प्रॉब्लम आता है। आगे किस रूट के जरिए से जाएगा, वो एपोप्लास्ट पाथवे है, सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। एपोप्लास्ट पाथवे वो है जिसमें चीज़ें सेल वॉल के दरमियान से गुजरती हैं। क्लियर? लेकिन हमने डिस्कस किया था यानी लास्ट लेक्चर में कि जो एंडोडर्मस है वहाँ के ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, तो वहाँ से फिर चीज़ आगे फर्दर दूसरे रास्तों के जरिए से जाएगी जिसको हम कहते हैं सिम्प्लास्ट या वैक्यूल। अब सिम्प्लास्ट क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से हमने कहा था कि जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं सेल के वो आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के जरिए से जुड़े होते हैं, उन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो रूट बनेगा वो सिम्प्लास्ट पाथवे, और फिर एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे जो में चीज़ें मूव कर रही हैं वो बार दफ़ा वैक्यूल में थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाती है, फिर अगले वैक्यूल में चली जाती है, फिर अगले वैक्यूल में। तो ये जो वैक्यूल टू वैक्यूल मूवमेंट है इसको हम कहते हैं वैक्यूलर पाथवे। और एक एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद करेंगे कि जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट कहा है। तो बहरहाल इन तीनों पाथवे की जो बहुत ज़्यादा डिटेल है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है। इस वजह से मैंने पहले ही कहा कि इस लेक्चर को समझने से पहले आप लोगों ने पिछले 2 लेक्चर लाजमी समझने हैं ताकि वो सारी रूट्स के अंदर जो अरेंजमेंट है सेल की वो आपको समझ में आ जाए, और दूसरा ये पाथवे आपको ऑलरेडी क्लियर हो। अच्छा, एक और जो बॉक्स में बात लिखी हुई, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ए बी सी डी, पानी, ये मिनरल्स हैं, ये वाटर है। अब ये नहीं है कि सारों की एब्जॉर्प्शन एक ही तरह हो रही हो, तो एक की जो एब्जॉर्प्शन है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, यानी ए अगर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो बी भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, सी भी और पानी भी एब्जॉर्ब होगी, नहीं, हर एक की जो रफ्तार है एब्जॉर्ब होने का वो डिफरेंट है। मे भी हो सकता है कि ए बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही हो, बी बहुत थोड़ी एब्जॉर्ब हो रही हो सकता है सी एब्जॉर्ब भी ना हो रही हो सकता है पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो
तो यानी आप ये समझ लें कि हर मिनरल्स की अपना ही रेट है, अपनी ही रफ्तार है एब्जॉर्ब होने की। और ये रफ्तार किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पे और ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है कि सेल मेम्ब्रेन से वो किस तरह क्रॉस कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सपोज ए है, इसकी अमाउंट है 100 और अंदर अमाउंट है इसकी 30, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि जो बी है उसकी अमाउंट 500 हो और अंदर अमाउंट हो सिर्फ 30। तो जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो फिर फ्लो भी ज्यादा होता है। डिफरेंस जब ज्यादा होगा तो फ्लो, तो इसका मतलब है कि बी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा और ए कम एब्जॉर्ब होगा। क्लियर? तो इस वजह से जो अमाउंट ऑफ मिनरल्स है आउटसाइड द सेल वो डिसाइड करती है कि कितनी पेनिट्रेशन होनी है इनसाइड द सेल। और ये किस पे डिपेंड करती है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर, कि जमीन कितनी ज़रखेज़ है। खैर बात है, बाज़ दफ़ा हम स्पेशल किस्म के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ सॉइल के अंदर क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है ए और ये जो एलिमेंट है बी, अब इसकी अमाउंट यहाँ ज़्यादा है और ए की अमाउंट बाहर कम है। हालांकि देखा जाए तो बी कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब होना चाहिए थे, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि ए ऐसा एलिमेंट हो जो मेम्ब्रेन से आसानी से गुजर सकता हो और बी ऐसा एलिमेंट हो जिसको गुजरने में थोड़ी सी दिक्कत हो। तो इसका मतलब ये होगा फिर ए की एब्जॉर्प्शन क्या ज़्यादा होगी और बी की एब्जॉर्प्शन थोड़ी कम होगी। तो दूसरा जो फैक्टर है वो ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि गुजरने के लिए क्या करना पड़ेगा एलिमेंट को। एक तो है नेचर ऑफ सल्यूट, कि जैसे हमने कहा था कि जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो आसानी से गुजर सकते हैं, लेकिन जो आयनिक पार्टिकल है उनको गुजरने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अच्छा, फिर अगर सपोज बी नहीं गुजर सकता मेम्ब्रेन से, पार्शियल परमेबल मेम्ब्रेन होने की वजह से, तो फिर बी कैरियर के जरिए से जा रहा होगा। कैरियर अभी हमने कहा ना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफियन के अंदर कैरियर इस्तेमाल होते हैं। अब ये बी कितना एब्जॉर्ब होगा ये कितने पे डिपेंड करता है उसके कैरियर कितनी। कैरियर की अमाउंट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है उसकी एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। या फिर वो एक्टिवली, अगर सपोज ये भी पॉसिबल है कि सी की जो अमाउंट बाहर 30 हो और अंदर हम सी की अमाउंट 100 हो। अब ये खुद तो मूव नहीं कर सकते, पैसिवली तो मूव नहीं कर सकता, फिर इसके लिए क्या चाहिए होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक वो सिलेक्टिव है, पंप पे डिपेंड करती है, और एटीपी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर सपोज यहाँ पंप तो एक्टिव हो लेकिन एटीपी थोड़े अवेलेबल होंगी तो थोड़ी एब्जॉर्प्शन होगी, अगर ज्यादा अवेलेबल होंगे तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट की नेचर, उसके कैरियर्स और उसकी जो एक्टिव अपटेक है ये डिसाइड करती है कि वो कितनी रफ्तार से एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ तीनों हो सकते हैं मिनरल्स की जो तीनों फैक्टर डिफरेंट हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि कितनी तेज, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि कितनी रफ्तार से जो मिनरल्स हैं वो रूट्स के अंदर इंटर हो रहे हैं। तो ये हमारा आर्टिकल था एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट। और इसमें फिर एक और बात आप लोग याद रखेंगे कि जिस वक्त एपिडर्मिस से जाइलम तक पहुंच जाता है, चाहे वो एक्टिवली, जैसे पैसिवली ज़्यादातर जाते हैं, चाहे वो एक्टिवली जाए या पैसिवली जाए या डिफ्यूजन के ज़रिए से जाए या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से जाए, अच्छा जाइलम तक पहुंच जाते हैं तो जाइलम में जो फर्दर मूवमेंट होगी, अब हमने जो डिस्कस कर लिया है कि जाइलम तक पानी कैसे पहुंचता है, मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं, आगे जो जाइलम के अंदर मूवमेंट होगी वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा नेक्स्ट ईसेंट ऑफ सैप में। वो ट्रांसपायरेशन पूल के ज़रिए से ये मूवमेंट हो रही होती है, यानी जाइलम तक पहुंचेगा। अब जाइलम ने पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो फोर्सेस जो जाइलम के अंदर मूवमेंट करवाएगी वाटर को और मिनरल्स को, तो वो फोर्स क्या कहलाती है? ट्रांसपायरेशन पुल कहलाती है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह अपने जो अगले टॉपिक्स होंगे उनमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।